उस कांस्टेबल का ये बोलना था कि उसके स्किन के नीचे ना एज इफ कीड़े वगैरह रेंग रहे हैं स्किन के नीचे, मतलब आपको उभरता हुआ दिखेगा। चिराग के हाँ ना, हाँ, जो पुलिस ऑफिसर था चिराग, उसके हम्म, स्किन के नीचे से कीड़े वगैरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे वो भागता हुआ आ रहा है, वो जो कीड़े मकोड़े एक पॉइंट पे सब आंखों से कान से सब निकल के उसी को खाने लग गए। एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक जली हुई लाश आके गिरती है, ऊपर वाले फ्लोर से गिर के। सीलन आ रही थी, क्या हो रही थी, बिल्कुल वीक हो गया था, पता नहीं क्या था। एक लाश आके गिरती है, उसके पीछे से कोई हाथ रखता है, घूमता है, एक लेडी है। अचानक से सामने देखता है वो लेडी छत पे सीलिंग पे क्रॉल कर रही है। वही लेडी भागने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है। रूम का गेट खोलते ही उसको ये याद आता है कि जब पुराने ऑफिसर्स आए थे कि सर हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ जो उन्होंने एक्सक्यूजेस दी थी कि सर ये रीज़न है, उसको वही सारी चीज़ें दिखती हैं। क्या दिखती हैं कि ये जो राघव नाम का बंदा है वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है। साइड में एक बकरी का सिर पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पूरा खून खून हो रखा है। मैं श्रद्धा बता रहा हूँ, आपको इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि शायद फिक्शनल है। मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज़ पे लेके छोड़ूंगा ना, आपको फिर यकीन हो जाएगा। मेरे पास कुछ एविडेंस भी है, मैं आपको वो शो करूंगा। ठीक 3 समथिंग बजे कोई झाड़ू लगाता है हमारे घर के सामने एक पैर पे, और आप बाहर अगर निकल जाओगे वो इतनी तेज़ी से चला जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि एक ही पैर पे उड़ के जा रहा है, और अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उनको ऐसे दिखा सीसीटीवी में कि वो बच्चा, जैसे हम लोग किसी बच्चों को ऐसे बुलाते ना, वो धीरे धीरे आगे आते, वैसे कोई उसको बच्ची को बुला रहा है, ऐसे शैडो उनको दिखी। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मानस, जो है द मानस शो से। हाय मानस। हाय श्रद्धा, कैसे हो मानस? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। सो मानस, आज हम हॉरर स्टोरीज पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मैंने आज तक बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, मुंबई की, राजस्थान की। तो आज आप क्या सुनाने वाले हो? आज मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ दिल्ली से। ओके। दिल्ली में करकोडुमा करके एक कोर्ट जगह पे एक कोर्ट है, कोर्ट। और कोर्ट रूम। तो उसकी एक पुरानी स्टोरी, उसका एक हिस्ट्री रहा है, हॉन्टेड माना जाता है। सो वहाँ से एक स्टोरी है, और वो कैसे वो चीज़ मुझसे जुड़ी है उसके बारे में कहानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ही कई जगह पे बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी बोलूँगा कि जो मेरा हिस्ट्री, मेरा जो पर्सनल रहा है वो फोरेंसिक साइंस में रहा है। आई हैव बीन अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, जिनको क्राइम सॉल्व करना होता है, डेड बॉडी से डील करना होता है। तो वहाँ की हिस्ट्री रही है। और कई सारे लोग ना, जब हम ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, फर्दर पढ़ाई वो ज़रूरी नहीं कि फोरेंसिक साइंस में करते हैं। कुछ लोग लॉयर्स भी बन जाते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स भी बन जाते हैं। तो एक मेरा दोस्त क्रिमिनल लॉयर है। तो कहानी उसके थ्रू आता है। तो वो जानता है कि मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ। तो उसने कहा कि मानस, तू ये हॉरर वगैरह करता है ना? मैंने कहा हाँ। कह रहा तुझे हॉरर स्टोरी चाहिए? मैंने कहा भाई ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, तरह तरह के गेस्ट आते हैं, बट तू अगर ऐसे कुछ बोल रहा है, कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे तू बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो है। तो कह रहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या है ये स्टोरी, कहाँ से है? कह रहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मतलब? कह रहा मेरे एक सीनियर है, मैं तुझे ना उनसे मिलाऊंगा, एंड ही हैज़ समथिंग टू से। ठीक है। तो वन फाइन डे हम सीपी में एक नॉर्मल कैफ़े में जाके बैठते हैं। हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और बारिश का माहौल था। शायद जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, शायद जुलाई के अराउंड का ही टाइम था। तो बारिश हो रही है, हम लोग उनके सीनियर्स, जो सीनियर थे, उनका वेट कर रहे हैं। वो सीनियर आए। वो सीनियर को देखकर मुझे लगा नहीं ये कोई प्रोफेशनल है, मतलब बहुत ही मैला सा आदमी, कपड़े ऐसे प्रेस नहीं किए हुए हैं, या फिर धोए नहीं हैं अच्छे से, ऐसा फील हो रहा था। एंड देन जैसे ही वो खड़ा हो गया ना, मेरा दोस्त, तो मेरे को लगा कि अच्छा यही शायद सीनियर है। वो आए, बैठे, थोड़े से मुझे ना सस्पिशियस लग रहे थे कि यार समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। तो आए, बैठे, हाय हेलो बात हुई। उन्होंने बोला कि मानस आप ही हैं? कहाँ? तो बैठे। तो कहा आप हॉरर पॉडकास्ट करते हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहे आपके दोस्त ने कहा है कि आपको मेरी जो कहानी वो बतानी है, क्योंकि यकीन कोई नहीं करता है, एंड आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, और आपको कवर करना है, कहीं पे करना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बोला है, और
कोई नहीं मानता है, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ डील करी इन चीज़ों से उनको पता है, लेकिन जिसने डील नहीं करी है मैं उनसे बोलता हूँ कोई नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, अब बताएं, मैं तो इस तरह की स्टोरीज कवर करता हूँ, डेफिनेटली मैं क्यों नहीं मानूंगा, ज़रूर मानूंगा अब, लेकिन मुझे कुछ एविडेंसेस चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए। राइट। कहते कि ठीक है, बैठे, कहते लेकिन एक शर्त है। अच्छा क्या शर्त है? कहते कि जब मैं स्टोरी सुनाना शुरू करूँगा सवाल कुछ नहीं पूछोगे, और जब तक मैं कहानी ख़त्म ना करूँ आप उठोगे नहीं, पूरी कहानी सुन के तब उठोगे, क्योंकि जब जब मैंने ये कहानी जिसको भी बताई है या तो वो हंसी मजाक में टाल देते हैं या तो बीच में छोड़ देते हैं, या शायद छोड़ो ना, क्या है ये सब। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी कहानी सुनूंगा। शुरू करते हैं। वो कहते मानस, ये जो कहानी है वो 1998 की है और दिल्ली की कहानी है, करकोटमाकोट। कहते हैं यहाँ पे ना एक अजीब सा केस आया। मैंने कहा अजीब मतलब कैसा? कहते एक फेमस बिजनेस पर्सन था जिसका नाम राघव बेदी था। मैंने कहा अच्छा, तो उसका क्या? फिर उससे जुड़े एक केस आया। मैंने कहा बताएं। वो आदमी यानी जो राघव बेदी है, तरह तरह के बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व था। उसका एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, वो बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह करता था। जैसे टिपिकल होता है ना कि जितना बड़ा इंसान होता है वो पब्लिकली आप उसके उतने अच्छे कारनामे देखोगे, बट पीछे क्या चल रहा है यू नेवर नो। तो कहता है कि लेकिन जो केस वो आया वो बड़ा वियर्ड सा केस था। वो ये था कि उसकी मेड ने उस पर केस करा था। उसके घर में बहुत सारे हेल्प्स रहते थे, उसकी एक वन ऑफ द मेड्स ने केस करा। केस ये था कि उसके घर से लोग सारे गायब हो गए धीरे धीरे एक एक करके। मतलब उसके घर के जो खुद के मेंबर्स हैं, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ, 2 बच्चे और एक छोटा भाई। छोटा भाई की जो एज होगी वो 18-19 ईयर्स के करीब होगी। वो सब गायब हो गए। और जो ये मेड है इसको शक है कि भाई दिस पर्सन हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो वो उसने केस कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की सोची। वो घर पे गए और उन्होंने यही पाया कि घर पे कोई है नहीं। पूछताछ करी कि भाई तुम्हारे जो लोग हैं वो कहाँ हैं? कुछ भी बहाने करने लगा कि इधर गए उधर गए हैं। तो पुलिस ने पूछा भाई जिधर भी गए हैं बात करा दो, कॉल करा दो। मतलब वो इतने सिली एक्सक्यूजेस दे रहा था कि एज इफ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई पकड़ा भी जाऊंगा, इसका भी तो डर होना चाहिए कि बंदे प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते, इतनी शातिर उससे करते हैं कि पकड़े ही नहीं जाते। वो ऐसे एक्सक्यूजेस दे रहा है कि बंदा सामने से एक जो ले मैन होगा ना वो भी पकड़ लेगा कि भाई झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे, राइट। तो उसके लिए फिर अरेस्ट जो वारंट है वो जारी कर देते हैं। कुछ जो जूनियर पोस्ट पे होते हैं जिनको अलाउ है अरेस्ट करना, वो आते हैं अरेस्ट करने के लिए। डर के वो वापस अपने सीनियर के पास जाते हैं जो लोग अरेस्ट करने आए थे। सीनियर के पास जाके बोलते हैं कि सर हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? सीनियर पूछता है। सीनियर जो था शायद वो डीएसपी लेवल का था। वो चिराग नाम था जितना मुझे याद आ रहा है। कहता भाई एक इंसान ही तो है, अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? मतलब तुम्हें शर्म आती है कि इंसान को तुम अरेस्ट नहीं करके ला पा रहे हो? कह रहे नहीं सर, दिस केस इज़ नॉट नॉर्मल, कुछ है हमसे नहीं हो पा रहा है। चिराग गुस्से में, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं जाऊंगा। वो खुद जाता है कांस्टेबल को लेकर। कांस्टेबल बोलता है सर मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ। चिराग घुसता है बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज़ जो हमें आती है, कहीं पे भी आते हैं हमें सबसे पहले क्या आता है? फ्रेगरेंस आती है। कि किस जगह की क्या स्मेल है। तो बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उसको ना अजीब सी जलने की बदबू और सड़ने की बदबू आती है। पता नहीं कुछ तो मांस ऐसा सड़ रहा है, उसको समझ नहीं आता है। अंदर जाके वो चिल्लाता है क्योंकि कहीं उसको दिख नहीं रहा है। वो राघव बोलता है राघव राघव करके चिल्लाता रहता है। पूरा जो बिल्डिंग है वो छान मारता है ना। कोठी थी वो, प्रॉपर बंगलो थी, उसकी थी पूरी। हाँ उस इंसान की, बेदी की, है ना। तो अंदर जाता है, एक रूम का वो गेट खोलता है। रूम का गेट खोलते ही उसको ये याद आता है कि जब पुराने ऑफिसर्स आए थे कि सर हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ जो उन्होंने एक्सक्यूजेस दी थी कि सर ये रीज़न है, उसको वही सारी चीज़ें दिखती हैं। क्या दिखती हैं? कि ये जो राघव नाम का बंदा है वो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है। साइड में एक बकरी का सिर पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पूरा खून खून हो रखा है। मैं श्रद्धा बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शायद फिक्शनल है। मैं आपको एंड में एक ऐसी चीज़ पे लेके छोड़ूंगा ना, आपको फिर यकीन हो जाएगा। मेरे पास कुछ एविडेंस भी है, मैं आपको वो शो करूंगा। जी बिल्कुल। तब जब रियलिटी से आप कनेक्ट करते हो तो आपको फील होता है कि सच में हुई हैं, देन यू फील इट।
तो बकरी की वो मुंडी वो पड़ी हुई है, ऐसे खून खून हो रखा है, और वो उसने उस अजीब सा कपड़ा पहना है, उसको क्या बोलेंगे, रोग जैसा कुछ पहना हुआ है, लॉन्ग ब्लैक कलर का, कुछ अपनी चैंटिंग्स वगैरह वो कर रहा है, ठीक है। और ये जैसे गेट खोलता है ना, कुछ देर के लिए ये सोच नहीं पाता है कि मैं करने क्या आया हूँ, क्योंकि विजुअल्स ही कुछ ऐसे होते हैं, वो खुद ही अपने आपे से बाहर हो जाता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, वो देखने की कोशिश करता है। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये आपको सुनने में शायद 4-5 मिनट में ले रहा हूँ सुनने में, लेकिन ये सारी चीज़ें उसने जब नोटिस करी ना, इट वुड बी लाइक 10-20 सेकेंड्स की चीज़ें जो उसने नोटिस करी, ठीक है। ऑब्वियसली मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग रहा है। तो ये देखता है बकरी का जो भी ये पड़ा हुआ है, और वो कुछ चैंटिंग्स वगैरह कर रहा है, और चैंटिंग्स अपनी ख़त्म करके ही उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है, वो लाश सड़ रही है और यही बदबू पूरे रूम में फैला हुआ है। तो चैंटिंग्स ख़त्म करके वो खाने लगता है उसको, उसकी आंखें निकली हुई है, सब खाने लगता है गंदी तरह से, और वहाँ से खड़ा हो जाता है। और ये जो चिराग नाम का बंदा है वहाँ से भागने की फिराक में है अभी, कि भाई ये क्या मैं देख रहा हूँ, अकेले से तो मुझसे ये नहीं होने वाला है। तो भागने की फिराक में होता है, जैसे ही वो भागता है पैरों की आवाज़ आ जाती है, शायद उसका कोई हाथ पैर कहीं पे लग जाता है, तो आवाज़ आ जाती है। उतने में वो जो बंदा है जो रिचुअल्स कर रहा था, बेदी, राघव बेदी, वो घूम के देख लेता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था तुम आओगे, मैं तो साफ साफ देख रहा था कि तुम आ रहे हो, बट ये जो तुम कर रहे हो तुम कर नहीं पाओगे, मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो तुम नहीं लोगे, वो कोई और लेगा। तो ये जब देखता है कि सामने वाला बंदा मुझसे बात करने के हालत में है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं मैं भाग नहीं सकता, गन निकालता है, पॉइंट में रखता है। जैसे वो गन पॉइंट के सामने रखता है, वो बंदा हंसने लग जाता है तेज तेज करके, कहता तुमसे नहीं होगा ये, तुम मुझे लेके जाओगे क्या, नहीं होगा तुमसे। तो जैसे जैसे करके कहता है मैं तो आज अरेस्ट करके लेके जाऊंगा, बहुत हुआ तेरा। पकड़ता है उसके हाथ को, हाथ जैसे पकड़ता है छोड़ देता है अचानक से। क्यों छोड़ता है? लिक्विड नाइट्रोजन जितना ठंडा हाथ, मतलब आप एक बर्फ की सिल्ली को आप 10-20 सेकंड से ऊपर नहीं पकड़ सकते। लिक्विड नाइट्रोजन मतलब आपके हाथ को जला देता है, इतना ठंडा होता है। वो छोड़ देता है, वहाँ से भागने को निकलता है। बाहर जो एक कांस्टेबल खड़ा होता है वो परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी आगे जा चुका है, उसको पता है उसने क्या देखी है। तो वो परेशान हो रहा होता है, यार ये अब तक चिराग सर जो है वापस नहीं आए हैं। और अचानक से उसको चिराग सर भागते हुए बाहर आते हुए दिखते हैं, दिखता है उसको चिराग। दिख ये रहा होता है कि चिराग के जो ये नसें वगैरह होती है ना, वो अचानक से बहुत ब्लूइश पड़ने लगी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि रेडिएट हो रही हैं, यानी नसें बनती हुई ऐसे आ रहे हैं, गले की तरफ ऐसे नसें बन रही है, चेहरे पे ऐसे नस वस बन के ऐसे फटने को आ रहे हैं। इतना ज़्यादा उन नसों में, उन वेन्स में प्रेशर था कि वो ऑलमोस्ट फट ही रहे थे, और जो उनसे ब्लड निकल, उन नसों में फट के ब्लड निकल रहा है, सारे आपके पीपल्स वगैरह से ब्लड निकल, नसें इतनी पतली होती है ना, ऐसे फट के पूरा ब्लड निकल रहा है। और वो ब्लड भी नॉर्मल जैसे हमारा थोड़ा सा रेडिश ब्लड होता है ना, वैसा नहीं दिखेगा, इट वॉज वेरी डार्क, ब्लैकिश बिल्कुल ब्लड है वो निकल रहा है। और उस कांस्टेबल का ये बोलना था कि उसके स्किन के नीचे ना एज इफ कीड़े वगैरह रेंग रहे हैं स्किन के नीचे, मतलब आपको उभरता हुआ दिखेगा चिराग के। हाँ ना, जो पुलिस ऑफिसर था चिराग, उसके स्किन के नीचे से कीड़े वगैरह चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे वो भागता हुआ आ रहा है, वो जो कीड़े मकोड़े एक पॉइंट पे सब आंखों से कान से सब निकल के उसी को खाने लग गए। लिजर्ड्स वगैरह गिर रहे हैं उसके मुंह से निकल के, उसी को नोच के खा रहे हैं। और जो बंदा था वो कांस्टेबल, वो डर के भाग जाता है। वो अपने सीनियर्स को बोलता है कि भाई ये नहीं हो रहा है, दिस इज़ बियॉन्ड नॉर्मल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो फर्दर टीम्स आती हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं है, सब आते हैं। जैसे ही वापस से एंटर करते हैं उसके बंगलों का जो बाउंड्री है उसमें एंटर करते हैं, वो देखते हैं बाहर एक गार्डन होता है, गार्डन में वही खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो जो चिराग था वो पड़ा हुआ है, उसको जो वो लिजर्ड्स वगैरह थे ना वो सब कुछ खा रहे हैं। तो इनको भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन ये कुछ चीज़ बरामद करते हैं, एक डायरी बरामद करते हैं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि जो बेदी था वो तो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो ये डायरी बरामद करते हैं, डायरी लेके जाते हैं। और डायरी में क्या पाते हैं, अजीब सी डायरी थी, जली हुई सी डायरी थी, और उसके ऊपर ना मेन टॉप पे एक अजीब सा सिंबल बना था। वो शायद मैं सिंबल लेके आया हूँ, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, हो सके तो आप ऑन द स्क्रीन लगाना, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये सिंबल कुछ ऐसा सिंबल था, आप स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, आप स्क्रीन पे भी इसको रन करना। ये सिंबल उसकी डायरी पे बना हुआ था, और डायरी जब आप खोलते हो ना तो कुछ अजीब भाषा में चीज़ें लिखी हुई थी, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज से समझ नहीं आ रही थी किसी, कुछ भी ऐसे थी नहीं, अजीब भाषा में ब्लड से वो लिखा हुआ था। और उसके पेजेस पे हर एक इंसान की पिक्चर थी जो इसके घर में गायब हुए हैं, और उन सब के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। और जितने भी इनको मिसिंग केसेस आज तक मिले हैं जो कि इस राघव द्विवेदी से लिंक हो रहा था, उन सब के पिक्चर्स उसको इसमें मिले, ठीक है।
तो वो इसको ले जाते हैं और इसमें एक बिल्डिंग का और जिक्र हुआ था। राघव द्विवेदी का एक और घर था करोल बाग में, ओके। दिल्ली के करोल बाग में। तो ये लोग इस घर में फिर इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं। तो पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है और इस घर में जैसे ही एंट्री करते हैं, अगेन वही बहुत ज़्यादा खून का और ब्लड और फ्लैश का स्मेल आ रहा है। घर में अंदर घुसे, बहुत कुछ अजीब है। अचानक से एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक जली हुई लाश आके गिरती है, ऊपर वाले फ्लोर से गिर के। सीलन आ रही थी, क्या हो रही थी, बिल्कुल वीक हो गया था, पता नहीं क्या था, एक लाश आके गिरती है। और रूम्स में वो देखते हैं सारे बेड पे, वॉल पे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। तो मैंने उस पॉइंट, पता है मैं अभी भी स्टोरी सुन रहा हूँ ना वो उस लॉयर से, तो मैंने कहा कुछ तो आपके पास होगा ना, भले ही आप अभी रिटायर हो गए हैं, जो भी आपके पास कुछ तो पिक्चर्स बची होंगी। कहते मैं आपको बहुत ज़्यादा जो वैसी डरावनी पिक्चर्स थी वो तो इतने हाथ में नहीं आई, मैं आपको एक निशान दिखा सकता हूँ जो बेड पे लगा हुआ था। मैं आपको बेड वाला निशान भी दिखाता हूँ। जी। स्क्रैचेस के निशान थे ना, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जी। ये देखो, ओह, ये जो निशान है ऐसे बेड पे, वॉल पे भी और बड़े बड़े खून से बने हुए निशान, और एज इफ उसको कुछ सफाई करने की कोशिश करी गई है, कुछ तो सोल्यूशन डालने की कोशिश करी गई है, वो ब्लैकिश हो चुके हैं। तो ये सब दिखता है और ये सब डर जाते हैं कि यार लाश कहाँ से टपक के ऐसे गिर पड़ा है। ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं देखने के लिए और उसको खोदने ताड़ने का परमिशन दे देते हैं, भाई खोलो बिल्डिंग को पूरा खोल मारो, क्या है। हर एक दीवार में से एक एक करके लाशें निकल रही हैं, हर एक दीवार में से लाशें निकल रही हैं। स्कैरी। और वो जो लाश गिरा था ना नीचे, वो इसकी वाइफ का था। और उस दीवार में से जितनी भी लाशें निकल रही, वो उसी के बच्चे, उसी के भाई, जितने भी लोग उससे लिंक थे कि भाई मर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं एक एक करके। एक उसका उसका पूरा बंगलो था, एक बंगलो का एक जो पिलर था, उस पिलर में एक आदमी बंधा हुआ था कांटे वाले वायर से, ठीक है। और गर्दन ऑफ कोर्स लटकी पड़ी थी, कटी हुई गर्दन थी, ऐसे थोड़े स्किन के टुकड़े से ही लटकी हुई थी, बस ऐसे करके। कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये कौन है। उसके पॉकेट में से एक आईडी कार्ड निकलता है और पता लगता है कि ये खुद किसी कोर्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब आइडेंटिफिकेशन उसकी पता लग जाती है। तो ही वॉज अ क्लर्क ऑफ द कर्कोडमा कोर्ट, ठीक है। और उसको जब वो मिसिंग हो गया था, बहुत सारे लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो बहुत फ्रॉड वगैरह करता था, पैसे वैसे खा के गायब हो गया। तो सबने सोचा कि गायब हो गया है, कि क्या करना है, वो यहाँ मिला। तो फाइनली जब इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, अब इस राघव द्विवेदी को अरेस्ट करने का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वारंट आ गया कि भाई कुछ भी करना है, इसको आप गिरफ्तार करो, इसको कस्टडी में लो। तो जैसे तैसे करके मल्टीपल लोग आए, सबने मिलजुल कर इसको कस्टडी में लिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद कस्टडी में इन लोगों ने नहीं लिया, उसने अपने आप को लेने दिया, क्योंकि जिस तरह का वो इंसान था भाई, लोग उसको छू तक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको जैसे तैसे करके कस्टडी में लेके आए, कोर्ट रूम में पहुंचाया। अब कोर्ट रूम में हमारे जज साहब बैठे हैं। जज साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल होते हैं ना कि एविडेंसेस देखूंगा तो मानूंगा। ऑब्वियसली सारे जजेस ऐसे होते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े ज़्यादा रूड और सख्त मिजाज के थे। केस शुरू होने वाला है। जो उसके ऑपोजिशन में, राघव की ऑपोजिशन में जो प्रूव करने आया है कि हाउ राघव इज़ गिल्टी, ऑब्वियसली उसके फेवर में कोई नहीं आना चाह रहा था। पूरा शहर जानता था कि यार ये क्या है। तो उस लॉयर का नाम है आदित्य देशमुख, ठीक है। जैसे राघव कोर्ट रूम में एंटर होता है, कोर्ट रूम में पूरी ठंडक मच जाती है और फुटस्टेप्स वो रखता है, पायल की आवाज़ आ रही है। इट वॉज़ वेरी वियर्ड। सुनने में आपको सब बनावटी लगेगा, मुझे भी खुद अजीब लग रहा था, बट मैं आपको प्रूफ एंड में और भी दूंगा। पायल की आवाज़ आ रही है, ऐसे लोगों का कहना है, आदित्य देशमुख का कहना है, देशमुख का। अंदर आया वो, आदित्य देशमुख को देखता है, जज को देखता है, दोनों को देख के हंसता है, बोलता है तुम्हारे बस की नहीं है, मेरा जो फैसला है ना वो तुम नहीं करोगे। तो सब लोग ऐसे ही मजाक में लेते हैं कि ये मतलब साइको टाइप का है थोड़ा। प्रूफ्स वगैरह, एविडेंसेस वगैरह सबमिट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं मिल रहे हैं। बस इतना प्रूफ मिल रहा है कि इसके घर में चीज़ें मिली हैं, बट ये कैसे प्रूफ करोगे कि इसने किया है? क्योंकि ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये सब लीगली एडमिसिबल नहीं होता है। आप कोर्ट में ये थोड़ी बोलोगे इसने ब्लैक मैजिक करा है, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल। प्रूफ्स कुछ नहीं मिल रहा है, वो हंसे जा रहा है। फाइनली जो मेन एज अ गवाह जो आने वाली थी, मेड जिसने केस किया था,
मेड कहाँ है, मेड इज़ नॉट हियर, क्या हुआ मेड का। पुलिस ऑफिसर ने बताया हम मेड के घर पे गए, वहाँ पे हमें लाश मिली। अब ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि लाश किसकी है, बट जितना फिजिकल अपीयरेंस था, कपड़े वपड़े जो भी थे, क्योंकि वो जली इतनी बुरी तरह से हुई थी कि पता नहीं लग रहा था कि वही है नहीं है। बट वो मेड के घर में वो एक औरत मिली है और कोर्टर में मेड प्रेजेंट नहीं है, तो एक मान लिया गया कि शायद मर गई है। वो इन्वेस्टिगेशन बाद में चलेगा, बट अभी मेड है नहीं। तो वो जो केस है वो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया। फर्दर उसको एडजर्न कर देते हैं एंड तब तक के लिए द्विवेदी को बेदी को कस्टडी में रखा जाता है, क्योंकि इतना खतरनाक आदमी है। तो उसको जब जेल में उसको ले जाते हैं ना, जेल में रखा जाता है उसको, नॉर्मली उसमें नहीं रखा जाता। तो वहाँ के जो बाकी प्रिजनर्स थे उनका कहना है कि जैसे ये एंटर करता है ना रूम में, इतना ठंडक हो जाती है, इतना अजीब सा माहौल बन जाता है। इवन इसका लुक, इसका वॉक, सब कुछ इतना क्रीपी था कि वहाँ के प्रिजनर्स भी इससे डरने लगे, कोई भी कंफर्टेबल फील नहीं करता था। तो इसको एक अलग सेल में रखा जाता था। इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड चल रहा है। अगले दिन की फिर हियरिंग होती है, उसको फिर लेके आया जाता है। धीरे धीरे कोर्ट रूम से भी लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि केस सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। जितनी बार अपीयरेंस हो रही है कुछ ना कुछ होता है, फिर से पोस्टपोन कर देते हैं। कोर्ट रूम धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, लोग हैं नहीं। जब वो एंट्री करता है वही बिल्कुल चिल, बिल्कुल मौसम बन जाता है और पैरों में से पायल की आवाज़ आती है। अभी जज को देख के हंसता है, फिर बोलता है जज को देख के, तेरे बस के नहीं है, तू मेरा फैसला नहीं करेगा। उतने में लाइट चली जाती है अचानक से फ्लिकर होके और जज के टेबल पे आग होती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंड। ये आप केसेस वगैरह सर्च करोगे पुराने, आपको मिलेंगे। केस वापस से ऐसे ही पोस्टपोन हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट बढ़ जाता है। साइड बाय साइड केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं। वो जो आदित्य का ना एक जूनियर होता है, वो कुछ केस के सिलसिले में, जो केस चल रहा है उसके सिलसिले में आदित्य बोलता है भाई ऊपर वाले रूम में ना फलाने फलाने फाइल्स हैं, जाके ज़रा तो निकाल, क्योंकि इसको तो अंदर करना है भाई, ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि केस पोस्टपोन हो ही जा रहा है। तो कुछ केस के सिलसिले में ही वो अपने जूनियर ऋषभ को ऊपर भेज देता है। अब ऋषभ का जो कहना था, ऋषभ का नहीं, वो एक गार्ड थे, उनका कहना था कि कोर्ट रूम के ऊपर ना, जहाँ पे ऐसे फाइल्स वगैरह हमारे रखे रहते थे, डेली कुछ अनयूजुअल से मुझे आवाज़ें आती थी। जो गार्ड जी थे उनका कहना था। रात को लाइट जलती थी उस रूम में, पूरा कोर्ट अंधेरा, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दिया, उस रूम में लाइट जलती थी, किसी के गाने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़ आती थी। एंड वक्त देखो ऐसा है कि आदित्य ने अपने जूनियर को उसी रूम में भेजा, जिस जूनियर को पता नहीं कि वहाँ पे क्या है। तो वो अंदर जाता है कोर्ट रूम में। जैसी वो एंट्री करता है उसको राघव दिखता है, वही ब्लैक कलर के कपड़ों में, वही खून इसके शरीर से टपक रहे हैं। देख के वो घबरा जाता है कि भाई ये क्या है। भागने की कोशिश करता है, भाग नहीं पाता। जितनी बार भागता है वापस घूम के वहीं पहुंच जाता है। उसके पीछे से कोई हाथ रखता है, घूमता है, एक लेडी है। अचानक से सामने देखता है वो लेडी छत पे, सीलिंग पे क्रॉल कर रही है। वही लेडी भागने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है। वो लेडी उसको सामने खड़ी होती है। कुछ नहीं, ये हालत इसकी ख़राब, और इसके साथ वही चीज़ें होने लगती है। नसें निकलना, वो कीड़े मकोड़े स्किन के अंदर चलना, मुंह से निकलना, ठीक है। फिर वो जो लिजर्ड्स वगैरह थी वो निकल के इसको खाने लगते हैं गंदी तरह से। एंड ये सब चीज़ें होने लगता है और वो ना वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद क्या होता है हमें भी नहीं पता है, वो आगे पता लगेगा। वो जो गार्ड है ये सब देखता है, देख के ऊपर आता है देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। गार्ड के साथ सेम चीज़ें वापस होती है, बट गार्ड जैसे तैसे करके बच निकलता है वहाँ से। अपने घर पे कॉल करता है, अपने बेटे से कॉल करके बोलता है, इतना घबराया हुआ होता है कि कुछ बोल नहीं पाता। उस इतना बोलता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। और रूम नंबर 47 हिंदी में बोलता है कि यहाँ कुछ, मतलब इतना घबराया होता है कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। फिर उस दिन से वो गायब होता है, वो कभी वापस नहीं आता वहाँ पे। क्योंकि अगले दिन जब आदित्य अपने जूनियर को ढूंढ रहा होता है कि भाई ऋषभ कहाँ गया, तो साथ साथ ये भी पता लगा उस गार्ड का जो लड़का है वो भी ढूंढते हुए कोर्ट आया हुआ है। पापा किधर है? पापा का कल कॉल आया था, वो कह रहे हैं 47 में ऐसा ऐसा कुछ है, ये सही नहीं है, उसके बाद से मिल नहीं रहे। तो आदित्य भी बोलता है ऐसा हुआ है, कल से ऋषभ भी नहीं है। तो रूम ऊपर जाते हैं, सीसीटीवी वगैरह चेक करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं दिखता सीसीटीवी में। बस ऊपर जब जाता है वो ऋषभ का जो वॉलेट वगैरह है वो सब मिलता है, और वॉलेट में खून वगैरह पड़ा हुआ था। तो अब देखकर वो घबरा जाता है, वो समझ गया है।
अब आदित्य देशमुख ना ये सब चीज़ें मानता था, ब्लैक मैजिक एंड हॉरर वगैरह में वो मानता था। तो वो देख के समझ जाता है, बट वो कैसे इस चीज़ को प्रूव करे, क्या बोले। तो केस चलता है साइड में कि भाई मिसिंग का रिपोर्ट बन गया और केस चलता है। वो कोर्ट रूम में आता है, अगले दिन केस होता है, वही वापस राघव अंदर आता है, वो हंसने लगता है, वो देखता है आदित्य की तरफ, आदित्य परेशान होता है और हंस के बोलता है गायब हो गया। तो आदित्य शॉक्ड, क्या बोल रहा है, ऋषभ गायब हो गया, है वो मिलेगा भी नहीं। और कोइंसिडेंस ये देखो कि वो डायरी याद है जहाँ पे सबकी फोटोज वगैरह लगी थी, है ना। आदित्य का कहना है उस डायरी में अब ऋषभ की फोटो लग चुकी थी और नीचे कुछ ना कुछ लिखा गया था। तो राघव हंस के गया था कि अब उसका फैसला हो चुका, लेकिन तुम मेरा फैसला नहीं कर पाओगे, हंसने लगता है। उसी पॉइंट पे फिर से लाइट वगैरह फ्लिकर होती है और लाइट चली जाती है, अचानक से चीखने की आवाज़ आती है जज की सीट से। लाइट आती है, जज भरा पड़ा है बेचारा, उसकी गर्दन लटकी हुई है, हाथ वाथ सब किसी ने तोड़ मरोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, केस वगैरह जैसे भी चलाया, मैं केस वगैरह ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ। अल्टीमेटली ये होता है कि उसको फाइनली डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। थोड़े दिन के लिए वो कस्टडी में जेल में वो भेज दिया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट निकलता है, उस डेट में उसको डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो हंसते हुए यही बोल के जाता है कि तुम्हें लगा तुमने मेरा फैसला कर दिया, मेरा फैसला तुम नहीं कर पाओगे। जेल में जाता है, जेल में वही ठंडक, सब कुछ, लोग डरते हैं, उसको अलग से सेल में रखा जाता है। एंड थोड़े दिन बाद क्या होता है ना, उस जेल में आग लग जाती है, क्योंकि इसने कहा था ना कि इसका फैसला भाई ये तुच्छ इंसान थोड़ी करेंगे। कोर्ट में आग लग जाती है, जितने भी लोग थे वो सब मर जाते हैं, सबकी बॉडी मिलती है, राघव की बॉडी नहीं मिलती है। तो मान लिया जाता है कि राघव मर गया है। तो ये सब होता है। एंड पता ये लगता है जब हिस्ट्री वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग मानते हैं इन तरह की चीज़ों में, उनका इन्वेस्टिगेशन एक अलग चल रहा था कि कुछ तो होगा, जैसे कि आदित्य है। और आदित्य के साथ ये चीज़ हुई थी ना, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आदित्य के साथ भी ऐसा इनकाउंटर हुआ था, ठीक है। आदित्य ने केस से हार मान ली थी पहले ही, तभी वो बच गया है, क्योंकि आदित्य जब अपने ऋषभ दोस्त को ढूंढते हुए गया था ना, उसको भी सेम चीजें दिखी थी, राघव दिखा था उसको अंदर, वही लेडी क्रॉल करते हुए दिखी थी, और वो सब देखकर बेहोश भी हो गया था। अगले दिन वो हॉस्पिटल में भी मिला था, हॉस्पिटल में उसके कलीग्स ने उसको बताया कि भाई तू ऐसे ऐसे बेहोश मिला था, क्या हुआ था। राघव ने मुंह नहीं खोला, राघव ने मनी मन ठान लिया कि भाई ये केस मैं टच नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, भाई जान से प्यारी क्या चीज़ है, केसेस तो आते रहेंगे, ठीक है। ये सोचकर उसने जज को बोला भी था कि मैं इस केस से निकलना चाहता हूँ, बट समहाउ जज से शायद पर्सनल कनेक्शन था, जज ने कुछ इन्फ्लुएंस किया, भाई तू भले ही लड़ मत, बट अपनी फॉर्मेलिटी कर कि केस को ख़त्म तो करवा, ठीक है। तो ऐसा करते करते ही ये केस ख़त्म हुआ था कि भाई जज भी ख़त्म हो गया, डेथ सेंटेंस भी मिल गया। समहाउ जो आदित्य वो बच इसलिए गया कि उसने गिव अप कर दिया था मेंटली, तो शायद राघव को पता लग गया था कि भाई ये अब मेरे कुछ हानि पहुंचाने के लिए नहीं, तो शायद राघव ने छोड़ दिया था। तो ऐसे ऐसे करके ये केस ख़त्म हुआ और राघव बेदी जो है वो मर गया और कभी बॉडी उसकी मिली नहीं। अब मैं ना थोड़ा हंसने लगता हूँ, मैंने कहा ये हॉरर था। तो मेरे ना रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो कहता है आपने ना गो थ्रू नहीं करा है, आपको ना कहानी लग रही है, ठीक है, आप इसके अंदर होते ना तो आपको पता लगता। मैंने कहा अच्छा, आप एक काम करो ना, ये जो भी आदित्य नाम का बंदा है, देशमुख नाम का बंदा है, आप मुझे उससे मिलवा दो ना, मैं उसकी ज़ुबानी सुन लेता हूँ कि उसने क्या क्या देखा है, ठीक है। आपने तो बोल दिया आपके कोर्ट में ये हुआ है, मुझे आदित्य से मिला है। तो कहते हैं फिर आप मानो कि आदित्य से मिल लोगे। मैंने कहा बात तो कराओ, कि हमें तो कहानियाँ चाहिए यार, अच्छी स्टोरीज चाहिए, अगर हमें एक प्रूफ मिल जाएगा तो उससे बेटर क्या हो सकता है। तो वो ना अपना बटन ऐसे खोलता है, अपना आई कार्ड निकाल के देता है, ही हिमसेल्फ वाज आदित्य। अपनी चेस्ट को दिखाता है, ट्रस्ट मी, ये जो मैंने मार्क दिखाया था ना कि डायरी पे बना हुआ था, वो मार्क उसके चेस्ट पे बना हुआ था। बाप रे। कि जब वो बेहोश अगले दिन मिला था, वो मार्क उसके चेस्ट पे था। सो ये थी द कोर्ट रूम, करकोटुमा की रूम नंबर 47। और ये जो भी चीज़ें हो रही थी ना, वो इसलिए हो रही थी, ये पता लगा
किस लिए हो रही थी? ब्रिटिश के ज़माने में ये जो कोर्ट रूम था वो एग्जैक्टली कोर्ट रूम नहीं था, वो कुछ और बिल्डिंग था, उसको बाद में कोर्ट रूम बना दिया गया था। और उस पर्टिकुलर वॉल के पीछे कुछ पोर्टल वगैरह था जो कि इस राघव ने वो खोल दिया था। ओके। तो उसके वजह से ये जो भी ब्लैक मैजिक इन परफॉर्मेंस जो भी हो रही थी वो राघव ही कर रहा था, उसको कुछ तो मिल गया था उस रूम में, तो उस रूम से कनेक्टेड था। सो दिस वाज द होल स्टोरी। एंड जो भी एक्सपीरियंसेस था ना, सबसे ज़्यादा मेरे को हॉरर तब फील हुआ जब वो लॉयर खुद बोलता है कि दिखा के दिस वाज मी। पर उसके चेस्ट पे क्यों आया वो मार्क? पता नहीं, कुछ मरने वरने वाला था। जो रिचुअल है ना, जैसे कि मैंने कहा कि पहले आपके डायरी में वो नाम आ जाता है जी। फिर आप मरते हो, तो शायद बीच में ये प्रोसेस होता होगा कि डायरी में जिसका भी नाम आ गया उसके शरीर पे वो मार्क बन जाता होगा, फिर वो मर जाता होगा। बट जब जो भी मिल रहा है उस डायरी में लिखे हुए वाले लोग वो ऑलरेडी मरे हुए मिल रहे हैं, जले कटे मिल रहे हैं, तो हमने कभी देखा नहीं उनके शरीर में, बनाया नहीं बना। तो इसका मरने का प्रोसेस शुरू हो चुका था, बट क्योंकि इसने ठान लिया कि आई एम गिविंग अप, तो शायद इसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसका ये भी कहना था कि लेकिन ये जो भी बना हुआ है मेरे पास, ये अभी भी उस रूम नंबर 47 से गए नहीं है, अभी भी वो वहीं है। तो मैंने पूछा कि तो राघव, कह रहा राघव भी नहीं गए, राघव अभी भी उस रूम में है, वो अभी भी मुझ पे नज़र रखते हैं, कदम कदम पे नज़र रखते हैं, और मुझे भी नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरा भी नाम चढ़ चुका है, मैं क्यों जिंदा हूँ मुझे नहीं पता, शायद मैं कोई ऐसी गलती करूँ कि मैं भी चला जाऊँ। दिस इज द होल स्टोरी कर्कोडमा कोर्ट में। बाप रे, मतलब काफ़ी फेमस हॉन्टेड प्लेसेस है दिल्ली में, राइट? बहुत ज़्यादा। पर ये कहानी मैंने पहली बार सुनी है। ये पता है एक्चुअली जब मैं पॉडकास्ट, एक्चुअली कहानी नहीं ना, ये हुआ है, ट्रू स्टोरी है। हाँ, और जब मैं पॉडकास्ट वगैरह करने लगा ना, मैं पहले इतना मानता नहीं था। जब मैं पॉडकास्ट करने लगा तो लोग तरह तरह की स्टोरीज लेके आते थे, तब मेरे को दिखा और समझ आया कि यार लोग इतना ज़्यादा गो थ्रू करते हैं। और मुझे ना, मैं एक छोटी सी और स्टोरी ऐड कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल स्टोरी है। तो उस पॉइंट पे मुझे अपनी पुरानी कुछ चीज़ें याद आई कि शिट, मैं उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी, और अब समझ आ रहा है जब मैं हॉरर वगैरह को इतना समझ रहा हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है, मैं बताता हूँ, मेरे घर की है। एंड मैं डेफिनेटली इसका प्रूफ मेरे पास शायद किसी गूगल ड्राइव में पड़ा होगा, आई विल सेंड यू, मुझे एक बार मैसेज करना, आई विल सेंड यू। आपके साथ हुआ था? मेरे घर का कोई सीन है जो मैं बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड था। ठीक है, बाद में मैंने रियलाइज़ करा। एंड 2023-24 में जब मैं अपने होम टाउन गया, तब मैं वो क्लिक करके लाया, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोग मानेंगे नहीं। मेरे पास 100% श्योर पिक्चर होगी, बस मुझे ढूंढना पड़ेगा, आई विल सेंड यू दैट पिक्चर। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो गाँव वाला घर है वो कर्स्ड है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। ओके। तो हमारा ऐसे बड़ा सा घर है, हमारे 6 रूम्स हैं, बीच में हॉल है, और मतलब समझ गए कि चारों तरफ रूम्स, एक पुराना स्टाइल में बनाते हैं ना, चारों तरफ रूम्स हैं और बीच में हॉल है। तो ऐसा मानते हैं कि कर्स्ड है, तो हमने बहुत पूजा वूजा कराने की कोशिश करी। और बचपन में मैं ऐसा सुनता था कि हमारे रात के 2 बजे छत पे ना कोई नाचता है और कोई भागता है, और हमें छत पे जाना अलाउड नहीं था। और इवन शाम के टाइम पे 9-10 बजते हम लोग गेट बंद कर देते थे, और रात को किसी को वॉशरूम वगैरह आता था तो बाहर जाना अलाउड नहीं था। और गांव में ऐसा होता है कि वॉशरूम वगैरह हम घर के अंदर नहीं, बाहर बनाते हैं, राइट। तो कंट्रोल करके हम लोग सोते थे, बाहर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ठीक 3 समथिंग बजे कोई झाड़ू लगाता है हमारे घर के सामने एक पैर पे, और आप बाहर अगर निकल जाओगे वो इतनी तेज़ी से चला जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा एक ही पैर पे उड़ के जा रहा है, और अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसा मानना था, और हमने पूजा वूजा सब कुछ कराई। उस वक्त पे मैंने इतना लाइटली ले लिया था, मैं बच्चा ही था यार, मतलब मैं 3rd-4th क्लास में होऊंगा, और वो एविडेंस अभी भी हमारे घर पे है। तो जगन्नाथपुरी से हमने कुछ मंत्र वंत्र करा के हमने अपने सीलिंग पे टांगा ऐसा, उसके बाद से वो चीज़ें कम हो गई। ठीक है, वो टंगी हुई चीज़ अभी भी है, मैंने उसकी फ़ोटो ली हुई है। एंड एक मतलब जब ये चल रहा था ना सारा कि हमारा घर कर्स्ड है, उस पॉइंट पे मैं एक दिन सुबह उठा था, अपने घर के बैकयार्ड में गया था, एक गाय की, बछड़े की जो मुंडी है वो कटी हुई मिली थी। और फिर डिसाइड ये हुआ कि छत पे जाने के लिए जो रेलिंग होता है ना, स्टेयर्स के साइड में जो रेलिंग होती है, अब क्योंकि हमारा इतना पुराना घर है, पुराने ज़माने में बनती है, तो उसका स्टाइल अलग होता था। तो वो रेलिंग किसी मेटल की नहीं है, बल्कि सीमेंट का ही बना है। सीमेंट के उसके पिलर्स हैं, और सीमेंट के पिलर पे एक पट्टी चल रही है जिसके ऊपर हम पकड़ के जा सकते हैं। उस रेलिंग का जो एंड पॉइंट है, जहाँ पे हम आज के ज़माने में कोई सर्कुलर गोल सा कुछ लगा देंगे,
वहाँ पे उस बछड़े का सिर हमने लगाए हुआ है, अभी भी है अभी भी है। आई टेल यू, एग्जैक्ट सिर नहीं है, बट जैसा हमें सिर मिला था ना, shape, हाँ। उसको हमने मिमिक करके एग्जैक्ट बनाया। अब उसके पीछे क्या ब्लैक मैजिक है, क्या कहानी है, मुझे नहीं पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये चीज़ें सच में हुई हैं, और मैं आपको पिक्चर भेजूंगा, मेरे पास है, कि उस बछड़े की मुंडी बनी हुई है और ऊपर वो चीज़ अभी भी लटकी हुई है। जी। मैं बात कर रहा हूँ 2002-3 की, वो चीज़ अभी भी लटक रही है और वो मुंडी अभी भी है। और घर में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है हमारे। अब ये मेरा मानना है कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, और जब मैं गया ना, जब पॉडकास्ट करने लगा और मैं अपने घर पे गया, मैंने कुछ बूढ़ों को, बड़े बूढ़ों को पूछी, तो दे वर शॉक्ड कि तुझे पता है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। घर में किसी को नहीं याद है, वो बड़े बूढ़े याद है। मुझे पता नहीं कि क्या ब्लेसिंग है, क्या चीज़ है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छे से याद है। हाँ, तो दिस वॉज द थिंग, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। और पॉडकास्ट खत्म होने के बाद ना, मैं जेन्युइनली ढूंढने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल So this was the whole story जो मुझसे रिलेटेड था, जो फर्स्ट कर्कुडुमा मेरे दोस्त से रिलेटेड, एंड दिस वाज माय घर का स्टोरी। अभी आपके साथ कैसे हो गया कि आप हॉरर पॉडकास्ट कर रहे थे, आपको लोग बुलाते हैं स्टोरी सुनाने के लिए? तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। हाँ, कहीं पर जाती हूँ तो लोग बुलाते हैं, अरे मेरे पास स्टोरी है, अरे हमारे यहाँ पे ये घटा था। तो अभी रिसेंटली एक शादी में गई थी, तो मेरी चाची ने ये स्टोरी बताई। ओके, और ये मुंबई का डोंगरी इलाका है, अच्छा, काफ़ी फेमस है। तो उनके बिल्डिंग में ही ये घटना हुई थी। तो एक उनके कुछ थर्ड फ्लोर पे एक लेडी रहती है, उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति दुबई में रहता है जॉब के लिए। तो और उसका मायका पास में, ये 2-3 बिल्डिंग छोड़ के। तो उसका जो बड़ा बेटा है ना, वो कुछ 18 महीने का है, अच्छा, और छोटा वाला बेटा ना कुछ 4 महीने का। अच्छा, छोटे ही हैं अभी। हाँ, बहुत छोटे ही ये दोनों, मतलब सेकंड में भी बहुत जल्दी हो गया ऐसे कुछ। तो रात को ना वो दिन भर मम्मी के पास ही रहती है, क्योंकि दोनों बच्चे उसके छोटे हैं। तो उस दिन कुछ तो था, संडे था या कुछ तो वो बहुत लेट आई मम्मी के यहाँ से, कुछ 2:30 अराउंड रात के। और आई घर में, दोनों बच्चे को रखा, एक बच्चा बड़ा वाला है ना वो सोया था, और छोटे वाले को सोफे पे रखा। तो वहाँ पे ना डोंगरी में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। तो वो मुंबई का प्रॉपर, आपको शायद पता नहीं होगा, पर वहाँ पे बीडीडी चॉल्स वगैरह वो सब चॉल्स ना, पता है मुझे, हाँ। तो वहाँ पे ना घर बहुत छोटे होते हैं। तो उनका जो बेड था ना, वो सोफ़ा कम बेड था। तो खोलने के बाद ना एक लेयर ऐसा आता है, और नीचे और एक लेयर, फिर वो बेड बन जाता है। पर ऊपर वाले और नीचे वाले में थोड़ा गैप रहता है, ऐसे वो बनाया गया था। तो इसने क्या किया, छोटे वाले को नीचे सुला दिया, और जो बड़े वाले को, और छोटा वाला था ना उसको कॉर्नर में बिठा दिया सोफे पे, ओके, बहुत ऊपर अंदर की तरफ, और कुछ शायद चेंज करने चली गई। और जब वो आई ना, तो उसका बेटा नीचे ज़मीन पर गिर के रो रहा था। अरे बाप फिर वो डर गई और रुक ही नहीं रहा था, रे। बहुत रोई जा रहा था। फिर ये डर गई। तो मेरी चाची 5th फ्लोर पे रहती है, तो ये उनके पास चली गई। तो बताने लगी कि ऐसे ऐसे हो गया, मैं वॉशरूम चली गई थी, अभी अभी मैं 1 घंटे पहले ही आई थी मम्मी के यहाँ से, और फिर ऐसे ऐसे हो गया। तो देखो ना, कुछ हुआ तो नहीं, क्या हम हॉस्पिटल जाए या ऐसे कुछ। तो मेरे चाचा ने थोड़ा भगवान का वो पानी होता है ना अपना, गंगा जल वगैरह छिड़का, वो सब, फिर बच्चा थोड़ा शांत हो गया। फिर अगले दिन इसके हस्बैंड को इसने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि इतना रात को करेगा तो ऑब्वियसली वो भी डरेगा, क्योंकि मेरे चाची और चाचा ने देखा कि बच्चा तो ठीक ठाक है, उसको कुछ लगा नहीं है बेसिकली। तो ये लोग ने बोला कि अभी वो नॉर्मल है, तो तू सो ले। तो दूसरे दिन इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया करके रात को। तो इसका हस्बैंड बोला ठीक है, मैं सीसीटीवी देखता हूँ, कैसे कैसे हो सकता है, बच्चा ऊपर वाले लेयर पे कॉर्नर में बैठा है, और डायरेक्टली वो नीचे कैसे आ सकता है। और 4-5 महीने का ही बच्चा है वो, मतलब वो क्राउल भी नहीं करता है खुद से। हाँ, फिर उसने सीसीटीवी देखा ना, तभी उनको ऐसे दिखा सीसीटीवी में कि वो बच्चा, जैसे हम लोग किसी बच्चों को ऐसे बुलाते ना, वो धीरे धीरे आगे आते, वैसे कोई उसको बच्ची को बुला रहा है, ऐसे शैडो उनको दिखी। और फिर वो उनका ऐसा कहना है, मतलब, और फिर वो जब आगे आगे आया ना, तो फिर डायरेक्टली नीचे गिर गया सोफे से, दिख रहा है क्लियर सीसीटीवी। हाँ। और मेरी चाची का ऐसा कहना है कि उनके बिल्डिंग में ना काफ़ी साल पहले एक लेडी थी,
उनका सरनेम था कुलकर्णी। तो उनकी जो बहू थी ना वो प्रेग्नेंट थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डेथ हो गई। तो लोग कहते हैं कि वो आज भी वहाँ पे ना बच्चा मांगती है अपना, लोगों को सुनाई देता है कि मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा किधर है, वैसे सब। तो उनका ऐसा कहना है कि जब ये लेट घर पर आई तो नॉर्मली 2:30 के अराउंड, मतलब इन्हीं का समय होता है, उसको बेताल काल बोलते हैं, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं बहुत एक्टिवेट हो जाती है। तो मेरी चाची का ये कहना है कि शायद बच्चे को जब वो अंदर लेके आई तो उसके पीछे पीछे कुलकर्णी की बहू भी अंदर आ गई। और वो उसका इंटेंशन शायद गलत नहीं था, अच्छा ही था। वो बच्चे को शायद उठाना था उसको या प्यार करना था, इसलिए शायद वो बुला रही थी, ऐसे कुछ। मतलब फील तो वैसे ही हो रहा था शैडो में समझा। कि कोई तो लेडी जैसा फिगर है और ये बच्चा उसकी तरफ हंसते हंसते चला जा रहा है। वो बच्चे को शायद प्यार करने की कोशिश कर रही होगी और तभी बच्चा गिर गया होगा। कभी कभार ना ऐसा ना श्रद्धा अटैचमेंट रह जाती है किसी पर्टिकुलर जगह को लेकर। मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरे पास एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए थे, तो उन्होंने एक खतरनाक सा मुझे एक दिन प्रपोजल दिया। मैंने कहा क्या? कह रही कि हम ना आपके स्टूडियो में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा भी है क्या? तो किया। तो उनका जो गैजेट वगैरह होता है वो उन्होंने रखा और बहुत बहुत स्मॉल सी स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बात करने की कोशिश करी और तरह तरह की आवाज़ आई उस बॉक्स में से। अब बात करते हो अलग अलग तरह की आवाज़ आई, तो हम उसको डेसिफर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो मीडियम्स होते हैं, वो उन मैसेजेस को डिकोड एंड डेसिफर वो कर पाते हैं। तो उनका कहना था कि यहाँ पे एक बच्चा है ना, बच्चा है यहाँ पे, सच में है, और वो आपसे मानस बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ और एंटिटीज़ हैं जो उसको काबू में करके रखी हुई हैं, इस पर ओवर पावर कर रही हैं। इस बच्चे को मानस आप पसंद हो तो वो आपसे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ पे कोई भी आता है वो उस बच्चे से नहीं झेला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं नया नया स्टूडियो में आया था, मैं जब भी सोता था वहाँ पे, मुझे हर दम जब भी सोया मुझे स्लीप पैरालिसिस हुई। और ऐसा नहीं कि कभी कभार हुआ, मैं अभी सोऊंगा अभी होगी, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद सोऊंगा, मेरे को फिर होगा। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता भाई, स्लीप पैरालिसिस आपके हर नींद में थोड़ी होती है, जब भी सोऊंगा वो होगा। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा है यहाँ पे, हमारे स्टूडियो के पास में तालाब है, एक छोटा सा पॉन्ड है, और उन इन्वेस्टिगेटर का ये कहना है कि जब ये बिल्डिंग मानस बन रही थी ना बहुत पुराने टाइम पे, तब जो एक मजदूर का बच्चा था वो उस पॉन्ड में गिर के वो मर गया था। तो समहाउ वो यहीं खेला करता था इसी बिल्डिंग में, तो उसकी आत्मा यही रह गई है और वो यहीं जाना नहीं चाहती है। अब उन्होंने बोला कि पूजा पाठ वगैरह जो भी कराऊं, और मैं शायद ये चीज़ पहली बार बोल रहा हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं मतलब भगवान एंड ऑल में मैं इतना नहीं मानता हूँ। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के लिए अच्छा करो, जस्ट बी गुड, मैं उसमें मानता हूँ। हाँ, तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैं अभी भी शायद उस आत्मा के साथ रहता हूँ, अभी भी शायद मेरे स्टूडियो में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी जिसको मैं लेके बहुत डरा हुआ था, बाद में वो फिगर आउट कर लिया कि क्या है, वो ये कि मेरे रूम के, स्टूडियो रूम के जो गेट्स वगैरह हैं, डोर्स वगैरह हैं, चाहे वो वॉशरूम का डोर है चाहे स्टूडियो का डोर है, वो अचानक से ऑल ऑफ सडन खुलने लगेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अचानक से खुलने लगेगा, अचानक से बंद भी होगा, और कोई सोर्स नहीं है कि हवा है। ये मैं परेशान हो रहा था, ये मेरे को बाद में पता लगा कि जो मेन डोर है उसके नीचे से हवा आती थी। तो मेरे को तो ये फिगर आउट हो गया कि भाई ये हवा थी, लेकिन कई सारी और चीज़ें थी, उसका मुझे अभी तक रीज़न नहीं मिला। मैं बॉटल रखूंगा अपने किचन में, खाली बॉटल रखूंगा, कोई हवा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, चाहे भरी हुई बॉटल है चाहे खाली हुई बॉटल है, मैं जब भी वापस आऊँगा वो बॉटल वहाँ से डिस्प्लेस हो चुकी होगी, जहाँ मैंने रखा होगा वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जब जब भी मैं टेबल पे कोई भी चीज़ रख कर वॉशरूम जाऊँगा, वापस आऊँगा, वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। एंड जब जब मैं अभी भी सोता हूँ मेरे को स्लीप पैरालिसिस होता है, और जब जब मेरे स्टूडियो में कोई एंटर करता है, अगर मैं नहीं हूँ, वो मेरे स्टूडियो में रह नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कुछ हैवी फील हो रहा है, आई कैन नॉट बी हियर, लेकिन मैं होऊंगा, उनका फीडबैक बदल जाता है कि भाई आपका जो स्टूडियो है सो पीसफुल, इसका ऑरा इतना अच्छा है। द मोमेंट आई स्टेप आउट, वो बाहर होंगे, मैंने कहा क्या हुआ, आपको तो अच्छा लग रहा था। वह पता नहीं, इट्स वेरी हैवी, आई कैन नॉट स्टे। सो द होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप फील करोगे ना आपको फील होगा जी। और आपको पता है कोई भी बिल्डिंग हो, छोटा मोटा घर हो, वहाँ पे एक तो बलि जाती ही है। कोई इंटेंशनली नहीं करता है, पर
जब भी रोड्स बनते हैं, हाँ, ब्रिजेस बनते हैं, तो वहाँ पे ऐसे सारे इंसिडेंट मतलब एक होते को ही मरना है, पड़ता है, ऐसा है। मरना पड़ता ही, जाती ही है बलि। दिस वाज द होल स्टोरी। यस होप आपको अच्छी लगी, आपकी जी ऑडियंस को अच्छी बिल्कुल, लगी बहुत होगी। अच्छी लगी। और ये कोट वाली तो स्पेशली बहुत हाँ, मैं भी यूनिक शॉक थी। हो गया था कि ये और ये बंदा खुद है। ट्रू है ना। हाँ, बंदा कह रहा है मैं खुद हूँ। हम्म। दैट वाज फैसिनेटिंग। तो उसको कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स अभी होते हैं जैसे। कुछ नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि वो दिखने में बहुत अजीब सा हो गया, मतलब ही वाज यार लॉयर, जिनको पहनने पहनावे का डिप्रेशन में चला गया होगा। ढंग होता है जिनको, बट वो ऐसा क्यों दिख रहा है? कुछ तो है, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड है, कोई स्माइल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मायूस। शायद वो परेशान हो गया, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, तो देखा कि ये बंदा हॉरर करता है तो शायद ये मानेगा, प्रूफ भी दिखाई। हाँ, तो शायद यही रीजन था कि उसने बोला कि पूरी सुन के जाना, क्योंकि अभी तक शायद उसको किसी ने सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं है, राइट। स्कैरी यार। सो मानस, थैंक यू सो मच, आप ऑल द वे दिल्ली से आए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें जी करी। जी जी, यू आर अ प्योर वाइब। तो थैंक यू। शायद कैमरा पे लोगों को उतना पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम स्टोरी पे बात करते हैं, हाँ, बट अदर देन दैट अगर आपसे मिलोगे ना, यू आर अ प्योर वाइब। थैंक यू बी सो व्हाट यू मच, आर। थैंक यू। सो दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मानस का यूट्यूब चैनल है द मानस शो, राइट? यस। तो उसे भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मानस ने बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनाई है। तो जाके चेकआउट करें मानस का चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।